नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है जल संसाधन। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का लगभग 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, इसलिए इसको जल ग्रह कहना उपयुक्त होगा, क्योंकि यहाँ पर अधिक मात्रा में जल है, इसलिए हम इसे जल चक्र कह सकते हैं। आप लोग ज्ञात है कि धरातल पर 71.92% भूभाग पर जल विद्यमान है। महासागरों में यह जल अधिक मात्रा में उपलब्ध है। महासागरों का जल है वह पीने योग्य नहीं है, क्योंकि यह जल जो है लवणीय है। केवल 2.7% अलवणीय जल उपलब्ध है। यह जल जो हमारे पास 2.7% जल उपलब्ध पीने योग्य, इस जल का भी 70% जो जल है वो जल हिमानी या फिर बर्फ के रूप में स्थित है। और ये जल जो है अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड या ऊंचे पर्वतों में बर्फ के रूप में स्थित है, जो अपनी स्थिति के कारण मनुष्य की पहुंच से दूर है। इसलिए केवल 1% भूभाग पर ही पीने योग्य जल उपलब्ध है। वह पीने योग्य जल जिसे हम भौम जल कहते हैं, ये नदियों या झीलों के भूपृष्ठ में स्थित है। साथ ही वायुमंडल में भी ये वाष्पीकरण में विद्यमान है, जिसका उपयोग मनुष्य अपने लिए कर सकता है। एक तरह से हम ये मान सकते हैं कि अलवणीय जल मनुष्य के लिए धरातल पर सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ माना गया है। अब देखिए, जल को ना तो हम बढ़ा सकते हैं न घटा सकते हैं। जल की मात्रा स्थिर है, जल निरंतर गतिशील रहता है। कैसे? देखिए, जल जो है सबसे पहले वाष्पीकरण, वर्षण, प्रवाह प्रक्रियाओं, उसके बाद में महासागरों में, पुनः वायु, भूमि और फिर पुनः महासागरों में चक्रण प्रक्रियाओं द्वारा गतिशील रहता है। इसे हम जल चक्र कहते हैं। देखिए, जल चक्र क्या होता है? सबसे पहले देखिए जल चक्र क्या होता है। जल चक्र के रूप में हम एक प्रयोग करते हैं और एक डायग्राम बनाकर जल चक्र को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये मान लीजिए ये महासागर है, ये महासागर है, ये सूर्य है। सूर्य की रोशनी निरंतर महासागरों में जल को गर्म करती रहती है, और जल जो है वाष्पीकरण के रूप में गर्म होकर वाष्पीकरण के रूप में ये हो गए बादल, ये वाष्पीकरण हो गया, ये जल का वाष्पीकरण हो रहा है। इस वाष्पीकरण के द्वारा ये बदलों में चला जाता है, बदलों के द्वारा ये बारिश होती है, बारिश के द्वारा ये पहाड़ों से जल बहकर, ये जो पेड़ पौधे उगे हुए हैं, ये जल बहकर पहाड़ों पर आता है, पहाड़ों से ये जल बहकर धरातल पर आता है, धरातल पर ये जल नदियों के द्वारा वापस महासागरों में मिल जाता है, और महासागरों से ये जल वापस सूर्य के प्रकाश से गर्मी के कारण वाष्पीकरण होकर बदलों के रूप में तब्दील हो जाता है, और बदलों के द्वारा वापस पहाड़ों पर बरसकर नदियों के द्वारा ये वापस महासागर में पहुंच जाता है। बहुत सा जल जो होता है ओस की बूंदों के द्वारा भी धरातल पर, कोहरे के द्वारा भी धरातल पर वापस हमें उपलब्ध होता है। तो ये जो प्रक्रिया थी ये जल चक्र कहलाती है। अब इस जल चक्र प्रक्रिया के द्वारा आप लोगों ने जल का वाष्पीकरण समझ लिया, जल का पुनर्चक्रण समझ लिया। अब देखिए, जल का उपयोग मनुष्य जो होता है पीने के साथ साथ धुलाई में भी लेता है। धुलाई के अलावा अन्य औद्योगिक गतिविधियों में भी जल का उपयोग किया जाता है। साथ ही विद्युत बनाने में भी जल का उपयोग किया जाता है। तो जल का उपयोग हम अनेक प्रकार से करते हैं। बढ़ती जनसंख्या, नगरीकरण और मनुष्य की सुख सुविधाओं में वृद्धि के कारण
मनुष्य की सुविधा में वृद्धि के कारण जो अलवणीय जल है उसकी आपूर्ति में थोड़ी बहुत कमी आई है। क्यों आई है? क्योंकि पहले ही हमने जान लिया है कि जल को पैदा नहीं किया जा सकता है। धरातल पर जल विद्यमान है, उसमें पीने लायक जल सिर्फ 2.7% है, उनमें से भी 1% जल ही हमारी पहुंच में है। इसलिए अलवणीय जल जो है वो अलवणीय जल हमारे पास में कम मात्रा में उपयोग है। अधिक मात्रा में उसका उपयोग लेने के कारण अब जल पर संकट गहराता जा रहा है। हो सकता है आने वाले समय में जल की समस्या हमारे सामने उपलब्ध हो जाए। अब दूसरा टॉपिक है इसके अंतर्गत, दूसरा टॉपिक है वह है जल की समस्या, जल की उपलब्धता की समस्या है। देखिए, अफ्रीका प्रदेश, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी अमेरिका, साथ ही संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया, ऐसे क्षेत्रों में जल की बहुत कमी है। यहाँ पर जल बहुत कम मात्रा में, पीने योग्य जो अलवणीय जल है वो बहुत कम मात्रा में, क्योंकि ये प्रदेश ऐसे जलवायु प्रदेश में स्थित है जहाँ पर वर्षा की कमी है, मतलब जहाँ पर वर्षा कम होती है। अब एक तो मौसम और मौसमीय और वार्षिक जो वर्षा होती है उस वर्षा में अनियमितता, कभी बारिश होती है, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, और साथ ही बढ़ती जनसंख्या का जल पर बढ़ता भार, साथ ही जल का प्रदूषण, जो उद्योगों के द्वारा निकलने वाले मल से जल दूषित होता है, उस कारण से भी जल की समस्याएं पैदा हो गई है। तो अब इन जल की समस्याओं को पैदा होने के कारण जो शुद्ध जल है वो हमारी पहुंच में नहीं है। इस समस्या से निजात पाने के लिए हमें जल संसाधनों को बचाना होगा। जल संरक्षण, आज विश्व में प्रत्येक देशों में शुद्ध जल के स्रोत तक पहुंच पाना बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, क्योंकि शुद्ध जल उपलब्ध नहीं है। अब शुद्ध जल उपलब्ध क्यों नहीं है? इसका सबसे बड़ा कारण है जल प्रदूषण। उद्योगों से निकलने वाला गंदा पदार्थ, साथ ही मनुष्य के द्वारा किए जा रहे गतिविधियों के आधार पर जल धीरे धीरे प्रदूषित होता जा रहा है। हम जानते हैं कि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, परंतु फिर भी हमारे द्वारा की जा रही गतिविधियों के कारण लगातार जल प्रदूषित होता जा रहा है। जैसे उद्योगों से निकलने वाला जो दूषित पदार्थ पीड़कनाशी है वो, इसके अलावा कृषि क्षेत्रों में हम जो रासायनिक उर्वरक खाद का प्रयोग करते हैं, इन उर्वरक खाद का जो कीचड़ बहकर जाता है, कचरा बहकर जाता है, इन्हें हम नदी तालाब में पहुंचने से रोककर जल प्रदूषण को विराम लगाकर हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। प्रयास हमारा यही रहना चाहिए कि अधिक से अधिक जल का हम संरक्षण करें और जल को दूषित होने से रोकें। देखिए, धरातल पर मनुष्य सबसे समझदार प्राणी है, क्योंकि उसके पास दिमाग है। तो अब उस दिमाग के द्वारा मनुष्य ने लवणीय जल को अलवणीय जल में तब्दील करना सीख लिया है, परंतु वह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जनसंख्या के भार के द्वारा जल की मांग निरंतर बढ़ रही है। क्योंकि हमने पहले ही जान लिया कि जल पीने के साथ साथ धुलाई, भोजन, साथ ही औद्योगिक इकाइयों में भी, बिजली बनाने में भी जल का उपयोग किया जाता है। मतलब कुल मिलाकर बढ़ते नगरीकरण के द्वारा जल की जो मांग है वो बढ़ती जा रही है। जल को हम धरती पर पैदा नहीं कर सकते हैं, जल को बचाना ही उसे पैदा करने जैसा है। तो धरातल पर हम जल को दूषित होने से बचाकर जल का संरक्षण कर सकते हैं। साथ ही हम कृषि कार्य में बहुत सी गतिविधियों के द्वारा भी जल को बचा सकते हैं। देखिए, जल को संग्रहण कर हम जल को बचा सकते हैं। साथ ही वनस्पति जो होते हैं वो जल के प्रभाव को रोककर या जल के प्रभाव को धीमा कर भूमि पूरित जल को
यानी धरातल में जल को रिसाते हैं, जिससे भूजल स्तर बढ़ता है। यानी आने वाले भविष्य में जो भूजल स्तर, जो हमें चाहिए जल, वो भू में स्थित है, इसलिए उस भूजल को बढ़ाने में वन और वनस्पति सहयोग करती है। साथ ही हम सिंचाई करते समय स्प्रिंकलर पंप सेट होते हैं, उनका प्रयोग कर कर टपकन विधि के द्वारा या ड्रिप विधि के द्वारा सिंचाई कर कर हम जल को बचा सकते हैं। क्योंकि कहा गया है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अगर धरातल पर से एक बार पीने योग्य जल समाप्त हो गया है तो फिर भविष्य में इस जल को बना पाने में हम पूरी तरह से संभव नहीं है, यानी हम जल को बना नहीं पाएंगे। धरातल पर 2.7% जल है, इसी में से जो 1% जल हमें उपयोग लायक मिल रहा है, उस जल का हमें उपयोग करना पड़ेगा। और उस जल को बचाए रखने के लिए हमें नियमित उपभोग मात्रा को जल को सीमित करना पड़ेगा। वैज्ञानिकों ने जल की मात्रा निर्धारित कर दी है कि इतने उपयोग के आधार पर हम जल को बचाव कर सकते हैं। क्योंकि देखने में आया है कि बहुत से व्यक्ति जो होते हैं वो जल का दुरुपयोग करते रहते हैं। बहुत से नगरीकरण के कारण शहरों में नल की टोंटियां नहीं लगाई जाती है, नल के आगे बॉक्स नहीं लगाए जाते हैं, उन्हें बंद करने के संसाधन नहीं लगाए जाते हैं, जिस कारण से शहरों में नल आता अपनी मर्जी से हैं और वो नल उपयोग लायक पानी भरने के बाद भी बहता रहता है, जिससे हजारों लीटर जल प्रतिदिन ऐसे ही बह जाता है। साथ ही हम जल को बचाने के लिए जो नहरों द्वारा जल उन स्थानों में पहुंचाया जाता है जहां जल की कमी है, उन नहरों की मरम्मत करवाकर भी हम जल का संग्रहण कर सकते हैं। वर्षा के जल को अपनी छतों पर सिंचित कर कर उनके द्वारा टांके बनाकर भी उस जल को सिंचित कर सकते हैं। साथ ही बांध आदि बनाकर भी हम जल का संग्रहण कर सकते हैं। परंतु जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हमें रासायनिक खादों और उर्वरकों का प्रयोग कम से कम करना पड़ेगा। कहा जाता है, बूंद बूंद टपकन से जो जल निकलता है, बूंद बूंद जो जल टपकता है, उससे एक वर्ष में 1200 लीटर जल कम हो जाता है। मतलब जो बूंद बूंद जल नल से गिरता रहता है, उससे एक वर्ष में 1200 लीटर जल खर्च हो जाता है। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जल उपलब्ध है, इसलिए हम जल का कीमत नहीं जान पा रहे हैं, परंतु धरातल पर जल है, उस जल में सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ अलवणीय जल को माना गया है। कहा गया है, जल है तो कल है, क्योंकि अगर जल नहीं रहेगा तो धरातल पर कोई भी चीज़ संभव नहीं है। इसलिए जल को बचाइए, भविष्य में यही जल हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है। क्योंकि दुनिया में हर प्रदेश में जल की कमी हो चुकी है। भोजन तो हमें सरकार उपलब्ध करवा देगी, परंतु जल के लिए हमें जल को बचाना होगा। सरकार जल बना नहीं सकती है, ना ही हम बना सकते हैं, इसलिए जल को बचाना ही जल को पैदा करना माना गया है। सबसे पहले देखिए, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच बने एक सक्रिय क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसे हम जीवमंडल कहते हैं। कुल मिलाकर स्थलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल से बने क्षेत्र को, वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल से बने क्षेत्र को जीवमंडल कहते हैं। अब देखिए, जीवमंडल से इतना समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। उस डायग्राम के आधार पर हम जीवमंडल को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये है हमारा वायुमंडल, ये वायुमंडल है। वायुमंडल के अंतर्गत वायुमंडल में आने वाली सभी गैसें, जलवाष्प और धूल के कण आते हैं। ये है वायुमंडल।
फिर ये जो हिस्सा बनता है ये हमारा बनता है स्थलमंडल का। ये है हमारा स्थलमंडल। स्थलमंडल के अंतर्गत पृथ्वी के ऊपरी सभी ठोस भाग व मृदा इसके अंतर्गत आती है, जो स्थलमंडल में जोड़ी जाती है। फिर आता है हमारा जलमंडल। ये है हमारा जलमंडल। इसके अंतर्गत धरातल पर विद्यमान पूरा जल, धरातल पर विद्यमान संपूर्ण जल जलमंडल के अंतर्गत आता है। अब इन तीनों क्षेत्रों से मिलकर ये जो हिस्सा बना है, ये जो हिस्सा बना है ये कहलाता है जैवमंडल। धरातल पर सिर्फ यही जीवन संभव है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव सिर्फ यहीं पर पाए जाते हैं। ये थी जैवमंडल की संरचना। जैवमंडल की संरचना। ठीक है, यहां पर जीवन संभव है। अब देखिए जैवमंडल में जीवित रहने वाले, जैवमंडल में जीवित रहने वाले, जीवित रहने के लिए, जैवमंडल में जीवित रहने वाले जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित या निर्भर रहते हैं। इस जीवन आधारित क्षेत्र को हम पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अब देखिए पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र क्या होता है, उसके लिए भी हम एक डायग्राम बनाते हैं, उसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। पारितंत्र के अंतर्गत धरती पर विद्यमान प्रत्येक प्राणी अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहता है, जिससे पारितंत्र बना रहता है। देखिए उदाहरण के रूप में हम पारितंत्र देते हैं। ये मान लीजिए ये हल्की घास है, इस घास को खाने वाले, इसको घास को खाते हैं कीट, कीड़े मकोड़े। अब इन कीड़ों मकोड़ों को खाता है मान लीजिए मेंढक, और मान लीजिए इस मेंढक को कौन खाता है, मेंढक को खाता है सांप, और सांप को खाता है बाज। ये हो गया, ये एक दूसरे पर निर्भर है। घास को कीट खा रहा है, कीट को मेंढक खा जाता है, मेंढक को सांप खा जाता है और सांप को बाज खा जाता है। इसके अलावा देखिए एक और जल संरचना के अंतर्गत हम समझते हैं धरातलीय संरचना के अंतर्गत, धरातलीय संरचना के अंतर्गत जैसे मान लीजिए ये घास है, इस घास को खा रहा है हिरण और इस हिरण को खा रहा है शेर। ठीक है, एक और चक्र समझते हैं। इस घास को खा रहा है कीट, जलीय जीव, उन कीटों को खा जाती है मछली और उन मछलियों को खा जाता है सारस। यानी प्रत्येक जीव एक दूसरे पर अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए परस्पर संबंधित या निर्भर है। अब देखिए अगर मान लीजिए इनमें से एक भी प्रजाति खत्म हो जाती है, इनमें से एक भी प्रजाति खत्म हो जाती है तो फिर पारितंत्र लगभग डगमगा जाएगा, उसका अस्तित्व भी बिगड़ जाएगा। अब उस अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इन सबका बना रहना आवश्यक है। ये था पारितंत्र, जिसे हम पारिस्थितिकी तंत्र भी कहते हैं। संरचना, कल्पना करिए अब जैसे मान लीजिए इसमें से हम हिरण को हटा देते हैं, कल्पना करिए और हम मान लीजिए इसमें से हिरण को हटा देते हैं तो फिर शेर क्या खाएगा, घास।
अगर कल्पना करिए हम यहाँ से मेंढक को डराते हैं तो सांप क्या खाएगा? कीट। यहाँ से सांप को डराते हैं, बाज क्या खाएगा? कीट। या फिर यहाँ से हम कीट को डराते हैं तो फिर बाज खाएगा? घास। यहाँ से हमने कीट को और मछली को हटा दिया तो सारस क्या खाएगा? घास। तो कुल मिलाकर पारितंत्र को बनाए रखने के लिए यह सबसे ज़्यादा जरूरी है कि ये सब एक दूसरे जुड़े रहें और इन सब का अस्तित्व बना रहे। अगर कोई भी जाति विलुप्त होती है तो ये हमारे पूरे पारितंत्र के लिए, जैव मंडल के लिए समस्या खड़ी कर देगा, क्योंकि मांसाहारी जीव को मांस चाहिए, वो घास नहीं खा सकते हैं, और शाकाहारी जीव को शाखाएं चाहिए, जड़ें चाहिए, हरी रोप चाहिए, हरी पत्तियां चाहिए। अगर वो नहीं रहेगी तो फिर उनका भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उनका अस्तित्व खत्म होने के बाद मांसाहारी जीव मांस के लिए मनुष्य पर निर्भर हो जाएंगे और फिर वो आदमखोर बन जाएंगे। तो कुल मिलाकर पारिस्थितिक तंत्र की व्यवस्था को, संरचना को बनाए रखने के लिए इन सभी को प्रजातियों का जीवित रहना आवश्यक है, क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य पदार्थ माने गए हैं, क्योंकि इनके बिना जीवन का अस्तित्व, मनुष्य के जीवन का अस्तित्व भी एक तरह से नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं वन की संरचना के अंतर्गत जो वनस्पति है, उस वनस्पति में जो पेड़ पौधे आते हैं, उन पेड़ पौधों से हमें बहुत से फायदे। वनस्पति व वन्य जीव जो होते हैं वह बहुमूल्य संसाधन माने गए हैं। आप लोग जानते हैं वनस्पति के अंतर्गत हमें पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हम सांस लेते हैं। साथ ही पेड़ पौधे होते हैं भूमिगत जल को संचित करने में सहायता प्रदान करते हैं। पेड़ पौधों से हमें बहुमूल्य जड़ी बूटियाँ मिलती है। साथ ही पेड़ पौधे जो होते हैं वायुमंडल को, वायु को शुद्ध करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। साथ ही पेड़ पौधों से बहुत सी इमारती हमें लकड़ियाँ मिलती है, जिनसे हम बहुत सा व्यवसाय करते हैं। जल उद्योग के जलयान के लिए, फर्नीचर के लिए, टेबल कुर्सियाँ बनाने के लिए हम पेड़ पौधों की लकड़ियों का उपयोग करते हैं। तो कुल मिलाकर प्राकृतिक वनस्पति से जो लकड़ियां हमें प्राप्त होती है, उस पर भी हमारा जीवन पूरी तरह से निर्भर बताया गया है। वन्य जीवन की जब हम बात करते हैं तो वन के जीव जंतुओं के अंतर्गत जलीय जीव, हिंसक जीव, जंगल में रहने वाले जीव, कीट, ये सब जो होते हैं जिनको हम हिरण, शेर आदि के नाम से जानते हैं, ये सब वन्य जीव के अंतर्गत आते हैं। इनसे हमें दूध मिलता है, मांस मिलता है, खाल मिलती है, जिनके द्वारा हम अपना व्यवसाय कर पाते हैं। कुल मिलाकर वन्य जीवन भी हमारे लिए प्राकृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देखा होगा हमने कि कीट जो होते हैं उन्हें चिड़िया खा लेती है, मधुमक्खी हमें शहद प्रदान करती है, और बाज जो होता है, देखो ना, गिद्ध जो होता है मरे हुए जीव जंतुओं को धरती से खाकर एक अपमार्जक का कार्य करता है, जो धरातल का एक शोधक के रूप में भी जाना जाता है। मतलब वह मृत जीव जो अपनी दुर्गंध से वातावरण को दूषित करे, उन जीव जंतुओं को, मरे हुए जीव जंतुओं को बाज खाकर पृथ्वी को शुद्धता प्रदान करता है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव जो होते हैं बहुमूल्य संसाधन के रूप में जाने जाते हैं। अब देखिए हमारा जो अगला टॉपिक है वह है प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। जो प्राकृतिक वनस्पति का वितरण बताया गया है, देखिए प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। विश्व में पाए जाने वाली वनस्पति को हम 4 भागों में बांटते हैं। 4 भाग है। पहला भाग है वन। ये विश्व में पाए जाने जो जितने भी संपूर्ण वनी क्षेत्र है, इनको हम 4 भाग में बांटते हैं। पहला है वन, दूसरा है घास, तीसरा है गुल्म और चौथा है टुंड्रा।
ये चारों वनस्पतियाँ, इनको हम कहते हैं वनस्पतियाँ। अभी जो वन की प्रजातियाँ पाई जाती है, ये चारों प्रकार वन पाए जाते हैं, ये जलवायु व आर्द्रता पर निर्भर करते हैं। इनकी संरचनाएं जहाँ पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं वहाँ पर जलवायु और आर्द्रता के आधार पर इनकी संख्याएं बताई गई है। सबसे पहले हम वन की बात करते हैं। वन जो होते हैं उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर अत्यधिक आर्द्रता होती है, मतलब अधिक मात्रा में जहाँ बारिश होती है वहाँ पर वन पाए जाते हैं। जहाँ पर अधिक बारिश होती है वहाँ पर जो वन पाए जाते हैं, इनके तने मोटे होते हैं और अधिक ऊंचाई पर होते हैं और इनमें गहरी हरी पत्तियाँ, चौड़ी पत्तियाँ होती है। इनकी जड़ें छोटी होती है जबकि इनका पोषण अधिक ऊंचाई तक होता है। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे पेड़ पौधों की लंबाई में, ऊंचाई में अंतर आता ही चला जाता है। दूसरा है हमारे पास में, जैसे जैसे हम देखा होगा आपने, जैसे जैसे हम उन क्षेत्रों में जाते हैं जहाँ पर सामान्य बारिश होती है वहाँ पर हमें पेड़ पौधों के रूप में कटीली झाड़ियाँ मिलती है। कटीली झाड़ियाँ या गुल्म जैसे क्षेत्र मिलते हैं। देखा होगा ना, गुल्म जो कटीली झाड़ जैसे होते हैं, रेतीले बबूल आते हैं उसी प्रकार के, तो ये क्षेत्र मिलते हैं। अब इनकी जो विशेषता ये होती है कि इनके अंतर्गत इनकी जो जड़ें होती है वो अधिक गहराई तक होती है, लंबी होती है इनकी जड़ें, और साथ ही इनकी पत्तियों के रूप में कटीली झाड़ियाँ होती है जिन झाड़ियों का कोई विशेष अस्तित्व नहीं होता है। आपने हमारे राजस्थान के अंतर्गत स्थित मरुस्थल के बारे में पढ़ा होगा। उस मरुस्थल में जब जल का अभाव, क्योंकि मरुस्थल में हमेशा जल का अभाव होता है, बारिश की मात्रा वहाँ पर बहुत कम होती है, तो वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। इसलिए वहाँ पर कटीली झाड़ियों के आधार पर जो वहाँ के बबूल पाए जाते, कीट पाए जाते हैं, उन वृक्षों के आधार पर वहाँ एक वृक्ष पाया था खेजड़ी, उसे हमारा राज्य वृक्ष भी माना गया है क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधों के रूप में, छायादार वृक्ष के रूप में सिर्फ खेजड़ी का अस्तित्व रहता है। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जो सामान्य वर्षा होती है उन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर घास भी पाई जाती है। फिर जहाँ पर जो क्षेत्र बर्फीले इलाकों के अंतर्गत आता है, जो क्षेत्र बर्फीले इलाकों के अंतर्गत आता है वहाँ पर टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। इस वनस्पति के अंतर्गत मोस या लाइकेन नामक टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। ये उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर पानी की मात्रा कम और बर्फ के रूप में ज़्यादा मात्रा उपलब्ध होती है। ठीक, वनस्पति व वन्य जीवन का संरक्षण। देखिए, वन हमारी संपदा है। पेड़ पौधे जीव जंतु को आश्रय प्रदान करते हैं, साथ ही पारितंत्र को अनुरक्षित भी करते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव के हस्तक्षेप के कारण बहुत सी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन की प्रजातियां लगभग संकटापन्न है, मतलब वो विलुप्त होने की या लुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी है, जिसके कारण उनका अस्तित्व अब खतरे में आ चुका है। अंधाधुंध शिकार ने, जो शिकार करते हैं, उस शिकार ने हमारी चिंताएं बढ़ा दी है। तो शिकार पर प्रतिबंध और लोगों को जागरूक कर कर हम प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन की रक्षा कर सकते हैं। सरकार के द्वारा राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, जैव मंडल नीचे बनाकर प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतुओं को संरक्षण करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सामाजिक वानिकी और साथ ही सामाजिक वानिकी जैसे कार्यक्रम चलाकर हम लोग भी लोगों को जागरूक और प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिससे हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों का संरक्षण किया जा सके। क्योंकि पहले ही हमने जान लिया है कि पारितंत्र में का बना रहने के लिए, पारितंत्र का मानव जीवन के बने रहने के लिए पारितंत्र का होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि वन रहेंगे तो वन्य जीव रहेंगे और वन्य जीव रहेंगे तो पारितंत्र बना रहेगा और पारितंत्र का अस्तित्व बना रहेगा तो मनुष्य का अस्तित्व भी संकटापन्न नहीं आएगा। वरना जिस दिन पारितंत्र का अस्तित्व खतरे में आया, पारितंत्र गतिविधियाँ बिगड़ी, उस समय मनुष्य के जीवन पर भी संकट उत्पन्न हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमने इस पाठ के अंतर्गत
भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन संसाधन के बारे में जाना कि ये क्या होते हैं और इनका संरक्षण करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं।